Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain economies and diseconomies of scale. Economies of scale फर्म को कब मिलते हैं? ये मैं आपको पहले के वीडियो में जब मैंने आपको रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाया था तो उसमें 3 फेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जब फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स गेन होते हैं तो इसका मतलब है कि फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है। क्यों कम आ रही है? क्योंकि फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है और जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो फर्म को बेनिफिट्स होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलने लगते हैं, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज, जब फर्म बड़ी लेवल पर प्रोडक्शन करती है तो फर्म की खुद की एफर्ट से उस स्पेसिफिक फर्म को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको हम इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। ये भी कई प्रकार की होती है। टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमी कैसे मिलती है? जब फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है उस सिचुएशन में फर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है, लार्ज मशीनों को यूज कर सकती है। लार्ज मशीन, क्योंकि जब फर्म छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है तो वो ह्यूज मशीन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है। लेकिन जब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो फर्म बड़ी बड़ी मशीनों पर इन्वेस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि बड़ी मशीनों में कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसके कारण पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। इसके साथ ही साथ फर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोल सकती है, जहां जिससे जो समय समय पर उनकी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्हें गाइडेंस देता रहता है। साथ ही साथ फर्म लिंक्ड प्रोसेस का भी यूज कर सकती है। लिंक प्रोसेस का मतलब है कि कुछ फर्मों से वो टाई अप कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई फर्म कपड़ा बना रही है तो कपड़ा बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वीविंग मशीन है, जो फर्म वीविंग कर रही है या जो फर्म प्रिंटिंग कर रही है या जो फर्म कपड़े को डाई कर रही है, तो इन सब इंटर रिलेटेड फर्म के साथ बड़ी फर्म टाई अप कर सकती है ताकि उन्हें टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जब भी उन्हें जरूरत हो तो उन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है कॉमर्शियल इकोनॉमीज। जब फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करेगी तो उसको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो जब ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए वो बल्क में परचेजिंग करती है। बल्क में जब वो परचेजिंग करेंगी रॉ मटेरियल की तो उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है और बार्गेनिंग पावर अच्छी होने के कारण वो डिस्काउंटेड रेट पर या हैवी डिस्काउंटेड रेट पर रॉ मटेरियल को कम प्राइस में लेने में कैपेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोग एक सेब बेचने वालों से सेब खरीद रहे हो, यदि आप 1 किलो सेब खरीद रहे हो तो उसने यदि 1 किलो का 100 रुपए किलो आपको सेब बोला तो वो उस समय आपको 100 रुपए पर ही सेब बेचेगा, क्योंकि आप बहुत छोटी मात्रा में एप्पल ले रहे हो, सिर्फ 1 केजी एप्पल ले रहे हो। आपकी बार्गेनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। यदि आप उसको बोलोगे भैया ठीक है दे दो, थोड़ा और दे दो, तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम आपके 5 रुपए कम कर देगा, 95 रुपए किलो लगा देगा, इससे ज्यादा तो कम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप 5 किलो 10 किलो एप्पल खरीद रहे हो तो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है। आप कह सकते हो कि मैं इतना सारा ले रहा हूं तो या इतना सारा ले रही हूं तो मेरे को एक अच्छा डिस्काउंट चाहिए, और जो एप्पल बेच रहा है वो भी सोचेगा कि ठीक है एक ही व्यक्ति मेरे से इतना बल्क में खरीद रहा है तो मैं उसको अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पर उसको एप्पल बेच दूं। तो उस सिचुएशन में हो सकता है वो आपको 80 रुपए केजी एप्पल लगा दे। सेम फर्म के साथ होता है। यदि कोई फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है तो उस सिचुएशन में उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और वो रॉ मटेरियल को बल्क में बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में खरीदने पर सक्षम हो जाती है। सेम ट्रांसपोर्ट कंपनीज, जब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी फायदा होगा बड़ी कंपनियों के साथ डील करने में। ट्रांसपोर्ट कंपनियां उन्हीं के साथ काम करना चाहेंगी जहां पे उन्हें फ्रीक्वेंट अपने ट्रांसपोर्ट के लिए काम अवेलेबल हो और उन्हें पता है कि बड़ी कंपनियों के साथ वो टाई अप करेंगे तो उनके पास हमेशा ही काम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करती है तो उसको हर चीज डिस्काउंटेड रेट पर आसानी से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त फर्म अपना खुद का एडवर्टाइजिंग पे अच्छे से स्पेंड कर सकती है, अपनी मार्केटिंग पे अच्छे से स्पेंड कर सकती है, डीलर्स को डिस्काउंटेड रेट पे अपना सामान बेच सकती है, क्योंकि जब फर्म बल्क में प्रोडक्शन कर रही है, जब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है, और जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो वो अपना माल भी
अपना प्रोडक्शन भी कम रेट पर बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो वो होलसेल डीलर्स हैं या रिटेल डीलर्स हैं, उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर अपना प्रोडक्शन बेच देती है। तो जब मार्केट में उनकी प्रोडक्शन का प्राइस कम है तो उस सिचुएशन में उनकी प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाएगी और ज्यादातर इस तरह बड़े लेवल की फर्म या जब फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करती है ज्यादातर मार्केट पर अपना कैप्चर करने में कैपेबल हो जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। जब फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है तो उस सिचुएशन में उसको फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए। फाइनेंस ज्यादा चाहने के लिए वो अपनी शेयर्स इशू कर सकती हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकती हैं, क्योंकि जब बड़े लेवल की फर्म है तो उस सिचुएशन में उन्हें शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन छोटी फर्म अपने शेयर्स या अपने डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ यदि बड़ी फर्में हैं तो उनको मार्केट में फाइनेंस भी कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है लीवर इकोनॉमीज। जब फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है तो उनको डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा उठाती है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? जो लेबर जिस काम में स्पेशलाइज होती है उस लेबर को वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है और जब कॉन्टिन्यूसली वो लेबर सेम एक ही काम को करती रहती है तो उनकी स्किल्स, उनकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण पर यूनिट कॉस्ट कम आती है और फर्म को ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ ही साथ फर्म टाइम टू टाइम अपने लेबर की स्किल्स और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेटअप कर सकती हैं, ताकि फर्म ओवरऑल जब लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उस सिचुएशन में ओवरऑल बेनिफिट्स फर्म का ही होगा। नेक्स्ट है एक और है मैनेजरियल इकोनॉमीज। जब फर्म लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है उस सिचुएशन में वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस, हाईली स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती है। जब छोटे लेवल पर फर्म काम करती है तो या तो उसका ओनर ही सारा काम देखता है या फिर बहुत हुआ तो एक या दो मैनेजर वो अपॉइंट कर सकती हैं। लेकिन जब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनके पास इतना पैसा होता है कि वो हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकें। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर, सेम एचआर डिपार्टमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए वो अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। और सारे मैनेजर जब अपने अपने डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज होते हैं तो उनकी प्लानिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और वो अपने डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस के बेस पर अब ओवरऑल प्लानिंग करने में कैपेबल होते हैं और इस तरह से जो फर्म है उनको मैनेजरियल इकोनॉमीज भी मिलती हैं। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। लार्ज स्केल फर्म्स अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में कैपेबल होती हैं। वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए मल्टी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती हैं, ताकि यदि एक प्रोडक्शन में उनको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को दूसरे प्रोडक्शन की प्रॉफिट से कवर अप किया जा सके। इसके साथ ही साथ वो डिफरेंट एक मार्केट में अपना सामान बेचने की जगह डिफरेंट मार्केट में अपना प्रोडक्शन बेचती है, ताकि यदि एक मार्केट में कभी उनके प्रोडक्शन की डिमांड कम हो तो वो दूसरे मार्केट में अपने प्रोडक्शन से जो उन्हें फायदा हो रहा है उससे उस लॉस को कवर अप कर सके। इसके अतिरिक्त वो रॉ मटेरियल एक जगह से ना खरीद के डिफरेंट जगहों से खरीदते हैं, ताकि कभी भी उनको रॉ मटेरियल की कमी ना होने पाए। ये है इंटरनल इकोनॉमीज। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। नाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज जब इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है, इंडस्ट्री में जितनी भी फर्में हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी फर्मों को उसका बेनिफिट मिलता है, तो इसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं। ये भी कई टाइप की होती है। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, जब इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन हो जाता है, जब कोई इंडस्ट्री किसी एक प्लेस पर लोकलाइज्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल जीन्स बनाने वाली कंपनी है, जीन्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, यदि वो एक प्लेस पर सेंट्रलाइज हो गई है तो जीन्स बनाने के लिए कपड़ा चाहिए या बटन चाहिए या जीन्स में लगाने के लिए जिप चाहिए, तो जब वहां कहीं पर पर्टिकुलर प्लेस पर जब जीन्स बनाने वाली फर्म या इंडस्ट्री सेंट्रलाइज हो जाती है तो उससे रिलेटेड अन्य फर्में भी धीरे धीरे वहां पर सेंट्रलाइज होने लगती हैं, जिसके कारण उन सभी फर्मों को या उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब
एक जगह पर हर चीज सेंट्रलाइज हो गई है, तो उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लेबर भी उसी एरिया में रहना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, उनको स्किल्ड लेबर कम रेट पर मिलने लगती है। इसके साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्ट कम रेट पर मिलना शुरू हो जाते हैं। भाई जब एक ही प्लेस पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उनको वहां पर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो जाता है, तो कम रेट पर ट्रांसपोर्ट मिलने लगता है। फाइनेंस कंपनियां धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं, तो उनको इजिली फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, जो इंडस्ट्री की लोकलाइजेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी फर्में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करती हैं। इसके लिए वो समय समय पर वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ा सकें और एफिशिएंसी को बढ़ाने में कैपेबल हो सके। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जब कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो कुछ प्रोसेस को स्प्लिट कर देती है, और कई फर्म म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट बना लेती हैं। सपोज एक कार इंडस्ट्री की बात करते हैं, यदि मारुति कार बनाने के लिए टायर भी खुद बना रही है, उसके अन्य पार्ट हैं वो भी खुद बना रही है, उसके लिए शीशे भी खुद बना रही है, स्टील भी खुद बना रही है, तो क्या होगा, मारुति कार वो जो भी कार बना रही है उसमें वो स्पेशलाइज नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मल्टी काम कर रही है, और उस सिचुएशन में पर यूनिट कॉस्ट बहुत हाई चली जाएगी। लेकिन यदि मारुति कार, और नॉर्मली ऐसा ही करती है, वो जो टायर बनाती है कंपनी, उससे टायर परचेज कर लिया, स्टील कंपनी से स्टील परचेज कर लिया, या जो उन्हें ग्लास चाहिए कार में लगाने के लिए, उसके लिए अलग फर्म हो जाती है। मतलब एक एक कंपनी अपना एक एक काम करती है, कि टायर बनाने वाली कंपनी सिर्फ टायर बनाएगी, स्टील बनाने वाली कंपनी स्टील बनाएगी, या कार के जो भी पार्ट्स है वो एक अलग कंपनी बनाएगी, उसके लिए ग्लास है वो एक अलग कंपनी बनाएगी। तो इस सिचुएशन में हर कंपनी अपने अपने काम में बहुत एफिशिएंट हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और कम कॉस्ट पर वो हाई लेवल पर प्रोडक्शन करने में कैपेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करती है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए वो टैक्स में कंसेशन देती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उनको रिबेट्स देती है, तो उस सिचुएशन में उसका बेनिफिट पूरी इंडस्ट्री के सारी फर्मों को मिलता है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। जब इंडस्ट्री अपने वर्कर्स के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उनके लिए हाउसिंग कॉलोनी बनाती है, या उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करती है, तो लेबर की या वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को होता है। अब इसके बाद आता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब फर्म एक ऑप्टिमम लेवल तक प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो उस सिचुएशन में उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। लेकिन यदि उसके बाद भी वो प्रोडक्शन बढ़ाती रहती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो उस सिचुएशन में फर्म को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलने लगते हैं, या फर्म को फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं, जिसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, सबसे पहला है ओवरवर्क्ड मैनेजमेंट। जब प्रोडक्शन एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, या फर्म का स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन में मैनेजर का सुपरविजन प्रॉपर सुपरवाइज नहीं कर पाता है, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, उसका अपने वर्कर्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल खत्म हो जाता है, वर्कर्स और या दूसरे एम्प्लॉयज हैं और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर आने लगती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज। कोई भी कंपनी एक लिमिट तक तो शेयर इशू कर सकती है या डिवेंचर्स इशू कर सकती है। एक लेवल के बाद भी यदि फर्म अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती जा रही है, तो उस सिचुएशन में उसको ज्यादा फाइनेंस चाहिए, और ज्यादा फाइनेंस के लिए उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। जब जरूरत से ज्यादा, एक ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा कोई भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है, तो कई बार डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, और ओवर प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण फर्म को नुकसान होता है। नेक्स्ट है टेक्निकल डिसइकोनॉमीज।
कोई भी फर्म एक लिमिट तक ही डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन ऑफ मशीन का फायदा उठा सकती है। भाई एक मशीन की कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी के बाद भी यदि प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है तो उस सिचुएशन में वो मशीन इतनी कैपेबल नहीं हो पाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है लेबर डिसइकोनॉमिक्स। जब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में मैनेजर एंड लेबर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। लेबर्स की यूनियन बन जाती है, लेबर अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं और अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए कई बार स्ट्राइक वगैरह शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और इसका नुकसान फर्म को होता है। नेक्स्ट है अदर डिसइकोनॉमिक्स। जब फर्म एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने लगती है तो कई बार उनका एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर स्विच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही साथ कई बार फर्म आपस में ही सेंसलेस कंपटीशन शुरू कर देती है और सेंसलेस कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ओवर प्रोडक्शन कर देती है। इसके साथ ही साथ जब डिमांड बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की बढ़ जाती है तो रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा बढ़ने के कारण उसकी प्राइस कम होने की जगह एक लेवल के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक लिमिट तक तो या ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक तो फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, लेकिन उसके बाद भी यदि फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिसइकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती है। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और जो भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ उसकी प्रॉपर ब्लॉग लिख रही हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।